हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और चलिए आज देखते हैं हम अब आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसमें लास्ट हमारा था किसके बारे में? लास्ट था कि सोलेनॉइड के अंदर किस तरीके के बनते हैं, उसमें हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आगे देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करें। सॉरी, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। कह रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि ए प्लस बी से मिल करके और बन रहा है यहाँ पर ए बी, तो ऐसा होगा एक टाइम के बाद कि ए बी भी जब इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो ये ए बी जो है ये डिसोसिएट होकर के वापस ये ए प्लस बी बनाने लगेगा। मतलब कि रिएक्शन इधर को भी चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा सिंबल है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। रिवर्स हो रहा है ना, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब अगर हमने ये ए प्लस बी ले लिया और इसमें ए बी एक बार बन गया तो वापस ए बी को आप ए प्लस बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। आई आर लग जाता है, ये क्या हो जाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल होता है ये। जैसे कि दूध से अगर एक बार दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो इरिवर्सिबल का सिंबल जो दे रखा है इसमें पहला हो जाएगा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है ना। दूसरा कह रहा है सोल्डर अलॉयज हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। दीज इंक्लूड, है ना, ये जो है सोल्डर, ये किसका अलॉय होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वेल्डिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ये लेड और टीन का बना होता है। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए है ना, लेड और टीन का बना हुआ ये क्या होता है? एक अलॉय होता है जिसको कि हम वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल वो ग्लेशियर की तरफ बन जाता है, देखने में ऐसा लगता है कि पूरा बर्फ जैसा, मतलब बर्फ का पहाड़ जैसा दिखाई देता है, ग्लेशियल जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो कह रहा है कितने टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करते हैं। तो आंसर इसका बच्चों करेक्ट हो जाएगा 290 केल्विन। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, लेकिन आई थिंक आंसर तो यही होना चाहिए, 290 केल्विन ही, 290 केल्विन। ठीक है, 290 केल्विन, 290 या ना थोड़ा सा पॉइंट कम भी हो सकता है, 290 से थोड़ा सा 0.5 कम ये एग्जैक्ट होता है, लेकिन 290 आप बोल सकते हैं ना, तो 290 केल्विन। नेक्स्ट आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये देखना पड़ेगा भाई, है ना। कह रहा है देखो, जैसे पहला वाला दिया है, फर्स्ट वाला कह रहा है आपको कि बैलेंस कौन सा करेक्ट ढंग से बैलेंस किया गया है ना, और कौन सा इसमें से बैलेंस नहीं किया गया। जो ढंग से बैलेंस किया गया ना वही आपको देखना है। ए वाला कह रहा है कि ए वाले में देखो Fe यहाँ पर है और प्लस उसके बाद 4H2O ले लिया है, 4H2O, और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 प्लस Fe3O4 और प्लस यहाँ पर 4 हमारा 4H2। ठीक है, 4H2। अब कह रहा है कि ये बैलेंस है क्या, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक Fe ये है और इधर कितने Fe है? 3 है ना। तो पहले ही यहाँ पर ये हट गया, यहाँ पर एक Fe है और यहाँ पर 3 Fe है ना, तो ये बैलेंस नहीं है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या कह रहा है आपको? कह रहा है 3 Fe। चलो भाई, इसी में ना अब 3 लगा दिया है सेकंड वाले में, पहला वाला तो हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे में कह रहा है कि 3 Fe है, 4H2O है, इधर Fe3O4 है और वहाँ पर 4H2 है। देखो बैलेंस है क्या? 3 Fe इधर और 3 Fe इधर, बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8। ऑक्सीजन इसके आगे 4 लगा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन है 4। ठीक है, करेक्ट है ना, बस तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बी वाला ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेम द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि ब्लीचिंग पाउडर में रिएक्ट करता है। ब्लीचिंग पाउडर में बच्चों हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर में आपने ये इस तरीके का देखा था आपने कि इस तरीके के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं।
ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से नीचे से हम यहाँ से गैस भेज रहे हैं। जो गैस है वो कौन सा गैस है? Cl2 गैस है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर हॉपर से हम इसमें ऊपर पास कर रहे हैं क्या? यहाँ हम बुझा हुआ चूना, है ना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। तो यहाँ से स्लैग लाइम हम धीरे धीरे छोड़ते हैं, और ये क्या होता है? रोटेट करता रहता है, अंदर ब्लेड लगा होता है। तो यहाँ से CaSO4 ये इधर धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इसमें आएगा, और यहाँ से क्लोरीन गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। तो कह रहा है किसका किसका रिएक्शन हमने करवाया, कभी इसके बारे में पूछेगा, कभी इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो बस ये है, और कभी इसका फॉर्मूला पूछ लेगा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि क्लोरीन गैस का किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? तो CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें OH किसमें? OH फंक्शनल ग्रुप है। तो बच्चों OH जो होता है, OH के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो OH के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सफिक्स, वो क्या होता है? वो होता है ऑल, OL, ऑल। अब आपको जहां भी ऑल दिख जाए तो समझ जाना कि वहीं पर उसी में OH है। जैसे पहला वाला क्या दिख रहा है? ब्यूटेनोन, ओन दिख रहा है, ONE, ओन, है ना। तो फर्स्ट वाले में ONE, ओन दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? ये तो कीटोन है, CO ग्रुप है, ठीक है। ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा आपको दिया है ब्यूटेनॉल, OL, ऑल दिख रहा है ना, यानी कि ये है हमारा OH ग्रुप, ठीक है, ये ओके। तीसरा दिया है ब्यूटेनोइक एसिड। थर्ड वाले में आपको दिया है ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब होता है कि बात कर रहा है COOH की बात कर रहा है, ठीक है। ओइक एसिड का मतलब COOH फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। और अगला क्या दिया है? ब्यूटेनल, AL दिया है, OL होना चाहिए। अगर AL दिया है तो इसका मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है? ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहा है। तो याद रख लेना, है ना। कीटोन के लिए हम ओन लगाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए OL लगाते हैं, ये ऑल हो गया। ओइक एसिड अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर एल्डिहाइड है तो इसके लिए लगता है अल। तो आपसे जो पूछा था क्वेश्चन वो OL है ना, ऑल के लिए पूछा था। तो सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। विच टिथ आर यूजफुल फॉर कटिंग एंड टीयरिंग फूड। फूड को काटने के लिए हम किस टिथ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो देखो आगे के ये दोनों टिथ और यहाँ इसके किनारे वाले टिथ, ये है ना, ये काटने और फाड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कौन सा टिथ है जिसको इस्तेमाल करते हैं? मोलर और प्रीमोलर, ये चबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पीछे जो होता है ना, चबाने के लिए मोलर प्रीमोलर का इस्तेमाल करते हैं। इंसीजर और प्रीमोलर, तो प्रीमोलर वापस चबाने वाला हो गया, इंसीजर और कैनाइन, ठीक है। देखो बाकी सब में ना मोलर दिया हुआ है, तो मोलर प्रीमोलर चबाने के लिए होता है। इसी से ये तीनों ऑप्शन तो गए, है ना, एक ही है इंसीजर एंड कैनाइन। इंसीजर और कैनाइन जो होता है वो काटने के लिए, एप्पल काटेंगे एक खड़क, है ना, तो इसको काटने और फाड़ने के लिए, टीयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द नर्व सेल दैट एक्वायर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को लेता कौन है नर्व सेल में? अब बच्चों 1 मिनट में ना बस 1 गिलास पानी पी के आ रही हूँ, ज़्यादा नहीं पानी पीऊँगी, बस 1 गिलास। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे थे कि कौन सा हमारे नर्व सेल में कौन सा पार्ट होता है। नर्व सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से कौन सा होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है? ये कह रहा है ना, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, है ना, इन्फॉर्मेशन को जो लेता है। तो सबसे पहले एक बार आप स्ट्रक्चर का केवल, ज़्यादा नहीं, ऊपर वाला पोर्शन ये बना करके देख लो। देखो ये हो गया, ओके। अब हमारे नर्व सेल में ये जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा फैला होता है, ठीक है, ये पूरा फैला होता है, ठीक है। और दूर दूर से ना मैसेज को ये लेने की कोशिश करता है, अपना एरिया बढ़ाता है कि कोई भी मैसेज है, जैसे यहाँ पर मान लो कि हाथ कटा, जला, कुछ भी ऐसा मैसेज अगर आता है ना, तो ये अपनी ना बाहें फैला करके खड़ा रहता है, ये वाला पर्सन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और यही क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, ठीक है। ये जो होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन, और ये कहलाता है डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स,
ओके, तो ये डेंड्राइट्स होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब, इसको हटा रही हूँ। देखो कह रहा है पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ किस प्रकार का ट्रॉपिज्म है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पॉलन ट्यूब का, देखो पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ करता है ना किस ये हमारा देखो ये है स्टिग्मा, ये लंबा सा है स्टाइल, और यहाँ पर है ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर है मान लो ये रहा ओवरी के अंदर, ये हो ओवरी के अंदर है ये ओव्यूल। अब हमारे जो हमारा पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन को, वो पॉलन ग्रेन यहाँ आया हुआ है। ठीक है, इस पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट इसको पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? इस ओव्यूल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है और यहाँ बैठी है फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट कहती है कि मेल गैमेट को यहाँ पर भेजो, है ना। लेकिन जो हमारा ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो ये क्या करता है? ये बनाता है एक पॉलन ट्यूब, है ना। ये बनाएगा एक पॉलन ट्यूब, और वो पॉलन ट्यूब यहाँ से होते हुए और उस मेल गैमेट को लेकर के आता है। पॉलन ट्यूब यहाँ से होकर के घूम करके, और ये पॉलन ट्यूब जो है ये घूम करके यहाँ से ऐसे घूम करके और अंदर प्रवेश करता है, और अंदर प्रवेश करके फिर ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब फीमेल गैमेट के पास पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखो ये फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुँचा। पॉलन ट्यूब के अंदर जो ट्यूब बन रहा है ये उस ट्यूब को क्या पता था कि फीमेल गैमेट यहाँ है? उस समय मोबाइल तो है नहीं जो फीमेल गैमेट फ़ोन करके बता रही है कि भाई फीमेल गैमेट जो है वो फ़ोन करके बता रही है कि इधर ही आना है ना। तो ये पहुँच कैसे रहा है? तो ये केमिकल का इफेक्ट होता है ना, यहाँ से केमिकल रिलीज की जा रही है जो कि इस पॉलन ट्यूब को एक डायरेक्शन दे रहा है कि भाई तुम्हारे को इधर आना है ना। समझ लो कि वो जो डायरेक्शन हमको गूगल बताता है ना, तो वो डायरेक्शन बता रहा है ना, लोकेशन बता रहा है, इधर आओ, हाँ राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, हाँ ठीक है, सीधे आ जाओ। तो ये इसको डायरेक्शन बताया जा रहा है। तो इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? केमिकल दे रहा है। तो इसको हम कौन सा ट्रॉपिज्म बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर इज, इतने सारे दे रखे हैं, इनमें से नहीं 2 ही दे रखा है। इसमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो, तो कौन सा है? देखो सबसे पहले कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है, मेल गैमेट नहीं, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, यहीं पर अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये रहा, ये हमारा एंथर हो गया, एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी के अंदर बनते हैं ये पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स जो पहुंचा है ना वो इसी के अंदर बनते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रहा स्टैमेन। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर एक ही फ्लावर में दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, हमारा अपना खुद का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और खुद का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर ये अलग अलग रहे, जैसे एक फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, केवल ये वाला है, और दूसरे फ्लावर में ये वाला है, ठीक है, तो वो अलग अलग है, मतलब उनको क्या बोला जाता है तब? यूनिसेक्सुअल, की उनके पास केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। और जिनके पास दोनों हो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। वो हमारा उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हटा दूं। देखो अब आपसे कह रहा है कि अगर हमने क्रॉस कराया, किसका क्रॉस करा रहे हैं? हम क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का, स्मॉल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो रेशियो क्या आएगा, है ना। तो चलो रेशियो निकालते हैं। इसमें इसका क्रॉस कराएंगे हम पहले इसके साथ, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी को हम क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, और ये किसके साथ जा रहा है? स्मॉल टी के साथ। ठीक है, अब हम स्मॉल टी को लेंगे, एक बार इसके साथ जाएंगे, एक बार इसके साथ। अब स्मॉल टी को हमने करवाया इसके साथ,
तो बना स्मॉल टी, और यही स्मॉल टी जो है वो इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आपने बना लिया जो गेम खेलते थे ना क्रॉस वाला, वही। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मेल, ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है। एक को मेल मान लो, दूसरे को फीमेल मान लो। इसका एक टी इस बॉक्स में रख दो, दूसरा वाला टी इस वाले बॉक्स में रख दो, और इसके भी एक टी इधर रख दो और एक टी इधर रख दो। ये पूरा फीमेल वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा मेल वाला पोर्शन हो गया। अब क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे तो इतना मल्टीप्लाई बाई ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मल्टीप्लाई करने पर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी। आपको रेशियो क्या मिल रहा है, ठीक है, ये देखो 2 ये हैं और 2 ये हैं। ठीक है, तो आपको मिला 2:2 है ना, और इसको जब हम कैंसिल कर देते हैं तो हमको मिलता है 1:1 कि दोनों ही बराबर इक्वल रेशियो में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1। ओके, नेक्स्ट दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्जॉर्व इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, एनर्जी कह रहा है कि जो सोलर सिस्टम, जो भी सन से जो हमको एनर्जी मिलती है, हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, उनको हम खाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, सन से एनर्जी ने प्लांट ने लिया, प्लांट से जो शाकाहारी होते हैं उन्होंने उस प्लांट को खाया। ठीक है, तो वहाँ से प्लांट से एनर्जी शाकाहारी के पास गई, शाकाहारी से फिर आगे मांसाहारी के पास गई। तो जो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितने % एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो एकदम याद रखिए कि 1% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। चाहे जितना भी हम ले रहे हैं उसका हम केवल 1% ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1%। नेक्स्ट है टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन सोलर ओवन द फॉलोइंग इज यूज, है ना। इसमें से हम कौन सा यूज़ करते हैं, सोलर कुकर। ठीक है, इसको हटा दो। देखो कह रहा है सोलर कुकर मान लो है, तो हम इसमें कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये दिया होगा ना। हाँ, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ऑल ऑफ द अबव। तो कह रहा है इसमें हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए भाई, सोलर कुकर जो होगा ना, उसमें हम कुछ करते हैं इस तरीके का है कि हमारा ये रहा मिरर, ठीक है, और ये रहा, है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ से मान लो कि ये रहा, ठीक है। अब लाइट आ रही है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, तो आपको पता है कि यहाँ से आई, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, वापस अगर दूसरा फिर इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, आ रही है इधर से, जाएगी कहाँ से, फोकस से होकर के जाएगी। मतलब ये एक पॉइंट है जहां पर जितने भी रेज आ रहे हैं पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी आ रहे हैं वो सब जाएंगे कहां से, ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर के जाएंगे। मतलब इस पॉइंट, ये वो पॉइंट है, ये वो घर है जहां पर सारी लाइट इकट्ठे होंगे, और जब सारी रेज, है ना, सनलाइट की जो भी रेज आ रही है सब अगर फोकस पर इकट्ठी होगी तो आप जरा सोचो कि वहां का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर अपने कुकर को, जो हमारे पास कुकर है ना, उस कुकर को अगर हम इसी पॉइंट पर रख दें, ठीक है, तो और इसके अंदर दाल हम रख दें पकने के लिए, तो क्या ये पकेगा नहीं, बहुत आराम से, क्योंकि टेम्परेचर तो इसको मिल ही रहा है। तो हमने यहाँ पर किस मिरर का इस्तेमाल किया, तो वो मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अ स्टूडेंट सिटिंग इन द, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है ना, अ स्टूडेंट सिटिंग इन द लास्ट रो हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग और द ब्लैक बोर्ड। अब लास्ट में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, बोर्ड यहाँ है ना, देखो बोर्ड यहाँ है और बच्चे को बैठाया गया है यहाँ। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, मान लो यहाँ पर ये बच्चा जो है ना वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब इस बच्चे को ये बोर्ड पर लिखा हुआ, जो भी बोर्ड पर लिखा गया है, जैसे बोर्ड पर लिखा गया है, ये बोर्ड पर लिखा गया है, ठीक है। अब ये बच्चा ना उसको पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो लास्ट रो पे है, लास्ट बेंच पर है, तो इसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम क्या, नज़दीक का साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको दूर बैठा दिया गया ना। अगर इसी बच्चे को उठा करके यहाँ बैठा दिया जाए तो ये साफ साफ पढ़ लेगा, लेकिन दूर जा करके ये पढ़ नहीं सकता दूर। ठीक है, तो नज़दीक का साफ दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मायोपिया। ठीक है, तो अब देखो इसमें आंसर क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस,
नियर साइटेडनेस, है ना। मायोपिया का मतलब क्या होता है, नियर साइटेडनेस, मतलब नज़दीक का साफ दिखाई देगा, दूर का साफ दिखाई नहीं देगा, इसी को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, कि उसकी जो साइट है ना, आई साइट जो है वो नियर के लिए है, दूर के लिए नहीं है। नियर बैठा हो तो साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब करंट के रास्ते में रुकावट, है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, इट्स लेंथ, वायर के लेंथ पर, थिकनेस पर, शेप पर, या मटेरियल पर। अब देखो, अगर हमने वायर ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको हटा रही हूँ मैं। अब कह रहा है कि वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आपको बोल दिया कि भाई हमारे पास हमने 2 वायर लिया है ना, एक वायर ये रहा और दूसरा वायर हमने ये ले लिया। ओके, दूसरा वायर ये ले लिया। अब कह रहा है आप बताओ कि ये हमने दूसरा वायर ले लिया, है ना। कह रहा है कि रेजिस्टिविटी मतलब करंट के अंदर करंट को जो रोकेगा, करंट को चलने नहीं देता, करंट चल रहा है उसको रोकेगा। तो करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, तो हमने बोला लंबाई पर डिपेंड करती है। तो हमने बोला अच्छा, तो इसमें रेजिस्टेंस कम और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखा, हमने कहा अरे यार दोनों की लंबाई तो सेम है, ठीक है। मान लो कि ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है, लंबाई तो बराबर हो गई। अब बताओ, है ना, अब तो रुकावट भी बराबर होगी। हम यहाँ पे चक गए, है ना, चक गए मतलब कंफ्यूज हो गए कि हाँ यार यहाँ पे तो ये बैठेगा नहीं, ठीक है। दूसरा हम आ गए, डिपेंड तो करती है लेकिन अगर सेम कर दिया तो। अब कहा, कह रहा है थिकनेस पर डिपेंड करती है क्या, है ना, मतलब अगर थिकनेस, ठीक है, हमने क्या है, हमने कहा कि हाँ थिकनेस पर डिपेंड करती है, तो हमने दोनों वायर का थिकनेस भी बराबर कर दिया, ठीक है। हमने थिकनेस दोनों का बराबर कर दिया। हमने बोला कि लो भाई, इसको अगर हमने मोटा किया तो उस वाले को भी मोटा कर दिया। अब बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब तो दोनों का जब थिकनेस बराबर है तो रुकावट भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर भी बात नहीं बनी। अब तीसरा कह रहा है इसके शेप पर, है ना, तो हमने कहा शेप, तो हमने रॉड शेप लिया है, इसको भी रॉड शेप लिया है, उसको भी रॉड शेप लिया है, तो दोनों में रुकावट, तो रुकावट फिर यहाँ पर क्या होगा, अब रुकावट तो यहाँ पर फिर इक्वल हो गया। हम कह रहे हैं ऐसा बताओ कि जहाँ पर रुकावट चेंज हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर दिमाग लगाया, हमने कहा कि सब कुछ तुम सेम कर दो, ठीक है, लंबाई सेम कर दो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी चौड़ाई सेम कर दो, उसका शेप चेंज कर दो, लेकिन अगर यहाँ पर वायर का मटेरियल ही हम चेंज कर दें तो, है ना, मतलब ये हमने ले लिया है आयरन Fe और ये वाला हमने ले लिया है कॉपर Cu, ठीक है, मटेरियल चेंज कर दिया। अब बताओ, अब रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर एग्जैक्टली चेंज होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, वैसे जो रुकावट होती है ना, वो सारी बातों पर डिपेंड करती है, लंबाई पर भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है, ये सब आपने पढ़ा है। लेकिन अगर सारी ही चीज़ें आपके सामने रख दी, लंबाई दोनों की, 2 वायर की लंबाई बराबर कर दी, ठीक है, दोनों की चलो थिकनेस बराबर कर दी, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि मटेरियल अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, दोनों में रुकावट अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे पहले वाले में रुकावट कम होगी और दूसरे वाले में Fe में रुकावट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगा देंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया होता ना तो आप उस पर कर देते करेक्ट, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन, तब वो सब पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म मतलब चैप्टर ही आपका यही था, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट जिसमें भी अगर कोई वायर है और इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर हम फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एक मैग्नेट जैसा बिहेवियर करने लगेगा। ये बात हमको बताया किसने, तो इस चैप्टर में हमको यही बताया गया था। और ये बात हमको किसने बताया था, देखिए यहाँ पर ऑर्स्टेड, है ना, किसने बताया था हमको, ऑर्स्टेड ने बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, साइंटिस्ट को एकदम याद रखना। ओके, तो ये बच्चों हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, हम अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के फिलिंग द ब्लैंक्स बताऊंगी। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए और ज़रूर पढ़ते रहिए। और देखिए इसमें एक तो बात होती है कि मैं जो समझा रही हूँ, एक तो ऐसा भी है कि आप रट लीजिए, रटने से ये भी होगा लेकिन कि अगर क्वेश्चन में जरा सा भी बदलाव कर दिया ना तो आप तो फिर वही हमने तो ये आंसर पढ़ा था और ये आंसर आ गया, इसलिए
आंसर को समझना जरूरी होता है, और दूसरी बात ये कि समझने पर सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर रिवीजन हो रहा है, तो इसलिए समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि इतने तो एटलीस्ट कवर हों, ये आपके जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।